हेलो चलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यू सीरीज में फंक्शन और आईटीएफ का चैप्टर लेके आए हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आईएसआई के कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन दूसरे भी देख रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा और इसके अंदर आपको पता लगेगा कि आईएसआई किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। मजेदार बात है यार। और रिसेंट ईयर के ही क्वेश्चन है, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019। ठीक है, रिसेंट 5 ईयर के क्वेश्चन है इसके अंदर फंक्शन के। मोस्ट प्रोबेबली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पर लिए जा रहे हैं। शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन के साथ कर रहे होंगे, देन आपके लिए उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहां पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले यार आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आप कहां से इस सीरीज को देख रहे हैं। यार पता तो लगना चाहिए ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहां कहां से हमें प्यार दे रहे हैं। और एक और काम आप सभी को करना है यार, अटेंडेंस मार्क कर देना अपनी कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ भैया हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर एक टाइप का मोटिवेशन है बहुत अच्छा वाला। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आईएसआई 2022 का ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि सर लेट z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है फंक्शन जो है वो z टू z में बिलोंग करता है, बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 7 की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। तो चलिए यहां पर आपसे कह रहा है कि सर जो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ये एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है बच्चों आपके पास ना। अब इसके अंदर देखिए आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको एफ ऑफ 7 निकालना है। जब भी फंक्शनल इक्वेशन की बात आती है तो हम ट्राई करते हैं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाए। यहां भी मैं वही ट्राई करूंगा कि एक्स और वाई को दोनों को 0 पुट कर दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू सबसे सर्वप्रथम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने देखा कि सर अगर हम x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो यहां आ जाएगा f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो यहां से जो है आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 0 टू f ऑफ 0। तो यहां से जो f ऑफ 0 की वैल्यू है या तो 0 आ रही है या f ऑफ 0 की वैल्यू 2 आ रही है। दो केस पॉसिबल है, या तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है या एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है। तो पहले केस को देखते हैं कि सर अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, इफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर 0 है बच्चों, तो आप एक बार बताओ अगर आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 3 है, यहां से आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर आप निकालो या एक काम करते कि अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है तो आप एफ ऑफ 1 निकाल के देखते हैं इसके साथ। तो यहां मैंने एक काम देखा कि सर अगर मैं x को 1 पुट कर दूं और y को 0 पुट कर दूं, तो वहां से देखो कि यहां आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 1 प्लस 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 0। और यहां देखोगे कि सर ये तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, और ये एफ ऑफ 1 है और ये क्या आ गया, ये भी सर एफ ऑफ 1 आ गया। तो यहां से जो देख रहे हो कि सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, जबकि उसने बोला कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये जो है ये चीज कैसी आ गई बच्चों, नॉट पॉसिबल। ये कैसी चीज आ गई बच्चों, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप सिंपल सी चीज यहां पर देख रहे हो कि अगर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 डालो तो यहां से f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0, यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 और वहां 1 माइनस 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि सर ये तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई। मतलब अगर आप देखोगे तो f ऑफ 2 भी निकालोगे वो भी 0 आएगा, f ऑफ 3 भी निकालोगे वो भी 0 आता रहेगा। मतलब ये 0 फंक्शन की तरफ चला जाएगा। और जबकि उसने ये बोला कि भैया f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है सर। अब हम केस 2 लेके देखें कि सर हम यहां क्या करें, हम यहां कर लेते हैं केस 2 में कि सर अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू एक बार निकाल के देखो तो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बराबर आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 0। यहां से यही वाली बात आएगी। यहां से देखोगे तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है तो यहां से आ जाएगा 2 एफ ऑफ 1
बराबर यहां देखो यहां भी 2f(1), तो ये चीज जो है ये वैलिड हो रही है, वहां ये चीज वैलिड नहीं हो रही थी। तो इसीलिए आप यहां से अब क्या करोगे, अब आपके पास f(0) की वैल्यू 2 है और f(1) की वैल्यू क्या है, 3 है। ये बात समझ में आई आपको, आपके पास वैलिड कंडीशन आ गई। तो अब यहां से देखोगे कि सर अगर मैं इस पे काम करूं तो यहां से मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू अगर 1 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख दूं, तो यहां आ जाएगा f(1) इंटू f(1), और यहां से आ जाएगा सर f(1) प्लस 1 प्लस f(1) माइनस 1। तो यहां देखो सर यहां आ जाएगा f(1) का होल स्क्वायर बराबर f(2) प्लस f(0). f(1) की वैल्यू क्या है, 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, f(1) का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा f(0). ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 बराबर f(2) और f(0) की वैल्यू 2 है, तो यहां से जो f(2) की वैल्यू है वो क्या आ गई 7। अब f(2) की वैल्यू आ गई तो अब आपको f(3) की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अब आप गए कि सर अगर मेरे को f(2) की वैल्यू 7 है, f(1) की वैल्यू मेरे पास 3 है और f(0) की वैल्यू 2 है, अब मैं f(3) निकालता हूं। देखो 7 तक पहुंचना बहुत आसान है, f(3) निकालते हैं। तो यहां मैंने 2 रख दिया और यहां मैंने 1 रख दिया, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस f क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। तो यहां से f(2) की वैल्यू 7 इंटू f(1) की वैल्यू 3 बराबर f(3) प्लस f(1) की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। ठीक है, तो यहां से f(3) जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 3 दैट इज 18, 21 माइनस 3 दैट इज 18 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास f(3) आ गया, अब f(5) निकालने का ट्राई करते हैं। सर f(5) के लिए यहां 3 रख दे और यहां 2 रख दे, तो यहां आ जाएगा f(3) प्लस 2 प्लस f क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। तो यहां से देख रहे हो बच्चों f(3) की वैल्यू 18, f(2) की वैल्यू 7 और यहां आ जाएगा f(5) प्लस f(1), f(1) की वैल्यू क्या डाल देंगे हम 3। तो यहां से 18 7 जो हो जाएगा 126 हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों f(5) प्लस 3। तो f(5) की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों 123, f(5) की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों 123। ये वाली बात भी समझ में आ गई कि सर ये वाली वैल्यू है जो 123 आ गई। अब मुझे f(7) की वैल्यू निकालनी है, तो यहां रखा मैंने f(5), यहां रखा मैंने f(2), तो यहां आ जाएगा f(5) प्लस 2 प्लस f(5) माइनस 2। तो यहां आ जाएगा f(5) की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 123, f(2) की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 और यहां आ जाएगा f(7) प्लस f(3) की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 18। तो यहां से जो f(7) की जो वैल्यू देखोगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 1 कैरी, 7 1 जा 1 और ये आ जाएगा 8, 861 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से जो है बच्चों आपके पास 61 में से 8 गया तो 53, 53 में से 10 गया तो 43, तो 843 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिक ऑपरेशन यहां पर लगाना था और आपका आंसर यहीं पर आपके पास आ जाएगा। तो 843 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी को आपको फास्ट वे में करना है, मैं थोड़ा आपको स्पीड कम में समझा रहा हूं, आपको पेपर में एग्जाम में जो है वो इसको फास्ट स्पीड में करना है। बात समझ में आ रही है सभी को, बात समझ में आ रही है, चलिए बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक ही अच्छा क्वेश्चन है, अब आप इसको क्वाड्रेटिक का कह लो फंक्शन का कह लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आईएसआई 2023 में आया था। सपोज कह रहा है कि एबीसी जो है रियल नंबर है और आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सारे ही रियल नंबर्स के लिए ये वैलिड है। अब क्या कह रहा है कि 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली बात है। एफ एक्स जो है वो 0 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बीच में है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, तो आपको a b और c की वैल्यूज पता करनी है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां देखिए आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सर यहां अगर x बराबर 1 पुट कर दें तो यहां भी 0 और यहां भी 0 है,
तो यहां से आपको पता लगा कि 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 और 0 के बीच में है, और यहां इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब एक बात समझ में आ गई सर, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अब यहां आपको एक बात समझनी है कि सर ये कह रहा है फंक्शन कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, और एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, बड़े ध्यान से एक बात समझना, बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको, कि सर अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ग्राफ देखने से आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी कि जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है ना, वो 0 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर के ग्राफ के बीच में। तो मैंने पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाया, जो कि कुछ ऐसा जा रहा होगा, जो कि कुछ ऐसा जा रहा होगा, और आपको बोला गया कि ये 0 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बीच में, और एफ ऑफ एक्स भी क्वाड्रेटिक है। अगर एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक है और 0 और x माइनस 1 पे है, और एफ ऑफ 1 0 है, मतलब 1 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 1 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 1 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा ही होगा, बस टच करके ऐसे जा रहा होगा। भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर और ये 0 के दोनों के बीच में है, मतलब y बराबर 0 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों के बीच में, मतलब ये ऐसे ही टच कर रहा होगा। मतलब आपको एक बात समझ में आई यहां से कि सर ये 1 को टच करके जा रहा है, 1 तो रूट है ही है, और 1 को टच करके जा रहा है, मतलब 1 इज रिपीटेटिव रूट, 1 इज रिपीटेटिव रूट, 1 इज कैसा है, रिपीटेटिव रूट है, मतलब अल्फा भी 1 है और बीटा भी क्या है, 1 है। बात समझ में आई? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको पता है माइनस बी बाई ए है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, मतलब 2 बराबर माइनस बी बाई ए है, मतलब बी की वैल्यू जो है वो माइनस 2a के बराबर है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस 2a के बराबर है। सर अगर b की वैल्यू माइनस 2a के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन ए के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा डेट इज 1, मतलब c अपॉन ए, तो c जो है वो a के बराबर है। बस आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो इक्वेशंस क्या दे रखी हैं कि सर f ऑफ 3 की वैल्यू भी 2 के बराबर है। f ऑफ 3 क्या आ जाएगा बच्चों, f ऑफ 3 आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 2 के बराबर है। तो 9a और 3 b की टर्म्स क्या है, b बराबर माइनस 2a है और c बराबर a है, तो बराबर 2 आ रहा है। तो 9a में से 6a गए तो 3a और a 4a बराबर 2, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2, a की वैल्यू 1/2 तो c की वैल्यू 1/2, और b बराबर माइनस 2a है, मतलब माइनस 2 इंटू 1/2, डेट इज आंसर आ जाएगा -1। तो अब आप देखिए a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन ICICMI में आते हैं। तो फटाफट से लिखिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई मतलब गणित नहीं है, बट लॉजिक है, लॉजिक बहुत आसान है। लॉजिक देखिए आप, लॉजिक ये कह रहा है कि सपोज फंक्शन जो है वो z टू z में डिफाइन है, मतलब f जो है वो z टू z में डिफाइन है और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि दो केसेस हैं आपके पास, केस 1 है और केस 2 है। केस 1 कह रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और f ऑफ 10 की वैल्यू 8 है, और केस 2 कह रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू -2 है और f ऑफ 10 की वैल्यू 12 है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द अबव केसेस इट इज नेसेसरली ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट एन n, कोई एक n एग्जिस्ट कर जाए
कोई भी एटलीस्ट कोई भी एक एन एडजस्ट कर जाए जिसके लिए एफ ऑफ एन की वैल्यू एन के बराबर है। अभी तक बच्चों को क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि ये पहला केस, लेट सपोज हमने केस वन लिया, लेट सपोज हमने केस वन यहां पर लिया। केस वन कह रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और एफ ऑफ 10 की वैल्यू 8 है। ये कह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन है z से z में बिलोंग कर रहा है और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये दो वैल्यूज मैंने देख रखी हैं, तो आपको ये बताना है कि क्या इस केस में ऐसा पॉसिबल है कोई भी एक वैल्यू ऐसी आए जिसमें एफ ऑफ एन बराबर एन आ जाए, तो वो चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर एक चीज ली, देखो इसको दो मेथड से मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर दो मेथड से मैं इसको प्रूव करने जाऊं तो मेथड नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 10 की वैल्यू 8 है। तो मैंने यहां लगाया कि सर यहां पर मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहां कहां से मिल रहा भैया, 0 की वैल्यू 2 है, 2 3 4 5 6 7 8, भैया इधर से इधर जो है वो फंक्शन डिफाइन है। तो आप सभी ने देखा कि सर 0 जो है वो 2 पे जाके अटैच है और 10 जो है वो 8 पे जाके अटैच है, 10 जो है वो 8 पे जाके अटैच है। मतलब इसकी जो 0 की मैपिंग है वो 2 पे की गई है और 10 की मैपिंग जो है वो 8 पे की गई है। अब आपसे बोला गया कि इट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर एफ ऑफ 0 ने 2 ले लिया है, एफ ऑफ 0 ने 2 ले लिया है, तो एफ ऑफ 1 जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। एफ ऑफ 1 किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ ऑफ 1 2 हुआ तभी भी ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। फिर कैसा हो जाएगा भाई, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि कभी भी ये डिक्रीज नहीं हो। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ये कैसे चलना चाहिए, ऐसे अप चलना चाहिए, कभी भी डिक्रीज नहीं हो, हमेशा अप चलना चाहिए। तो आपको एक बात समझ में आई कि सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 से ही बड़ी होगी, तो मतलब लेट सपोज हम मिनिमम से मिनिमम केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने 1 को 7 पे अटैच कर दिया तो इन सबको ही 8 पे ही मिलना पड़ेगा, इसलिए मैंने माना कि चलो एफ ऑफ 1 को मैं 3 पे अटैच कर देता हूं, मैंने अपनी मर्जी से माना, कोई भी एक केस मान लिया। तो फिर अगर एफ ऑफ 1 3 पे अटैच हो गया तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो भैया 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने माना कि एफ ऑफ 2 को मैंने 4 पे अटैच कर दिया, एफ ऑफ 3 को 5 पे अटैच कर दिया, इधर इसको, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर 6 को 7 से अटैच, 5 को जो है वो मैंने 7 से अटैच कर दिया, तो एफ ऑफ 6 जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 6 को इसके पार 9 पे अटैच कर दूं, भाई अगर यहां 9 और 10 हुए तो भैया कैसा हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा कि 6 तो चला गया 9 पे और 10 जो आ गया वो वापस 8 पे आ गया, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा भैया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहां भी एक चीज देखिए कि सर अगर मैं इसको 9 और 10 पे अटैच कर दूं, अगर मैं इसको 9 और 10 पे अटैच कर दूं तो 6 की वैल्यू अगर मैं 9 पे अटैच करता हूं तो 10 तो पहले ही 8 पे जा रहा है, 10 तो कहां जा रहा है, पहले ही 8 पे जा रहा है, तो फिर ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको 6 को 8 पे अटैच करना पड़ेगा, 7 को 8 पे अटैच करना पड़ेगा, 8 को 8 पे अटैच करना पड़ेगा और 9 को 8 पे अटैच करना पड़ेगा। मतलब एक बात समझ में आई कि भैया एफ ऑफ 8 बराबर 8 आ गया, एफ ऑफ 8 बराबर 8, एटलीस्ट 1 तो आ गया। और भी हो सकते हैं कि अगर मैं 5 को 7 पे अटैच कर दूं, हाँ, और बाकी आपको 6 को मतलब 5 को अगर मैं लेट सपोज 4 को जो है वो मैं 5 पे ही अटैच कर दूं, ठीक है, 5 पे अटैच कर दूं, तो अब यहां कैसा हो जाएगा भैया बात, अब यहां कैसी हो जाएगी बात, अब यहां कैसी हो जाएगी बात कि सर ये तो नॉन डिक्रीजिंग, कोई बात नहीं भाई, इंक्रीजिंग बोला नहीं बोला ना उसने, तो नॉन डिक्रीजिंग में ही चलता है कि सर मैं सबको 2 पे अटैच कर दूं और 3 को फिर मैं इस पे अटैच कर दूं, मैंने कहा ये भी चल सकता है, बट आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भैया ये जो है एफ ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मतलब हाँ, यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, अगर 1 भी 2 पे जाके अटैच होगा तो भी चल जाएगा, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। तो यहां से एक कंडीशन तो ट्रू हो गई कि इस केस में नेसेसरली कोई एक एन तो ऐसा होगा जो अपने नंबर पे जाके अटैच हो रहा होगा, एफ ऑफ एन बराबर एन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को करने। बात समझ में आई? केस 1 समझ में आया? केस 2 लेते हैं आप सभी के लिए, केस 2 लेते हैं आप सभी के लिए। केस 2 बच्चों क्या कह रहा है, इसी का केस 2 लेते हैं।
केस 2 कह रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2 है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2 है और एफ ऑफ 10 की वैल्यू 12 है। अभी कह रहे हैं कि सर इस केस में ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई भी एक आपकी मर्जी से कोई भी एक अटैच हो जाए। तो मैंने कहा देख 0 से लेकर 10 तक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ -2 से चल रहा है, तो यहाँ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि अगर ये 0 जो है -2 पे जाके अटैच है और 10 जो है वो 12 पे जाके अटैच है, ठीक है सर। नॉन डिक्रीजिंग है, तो मैंने क्या किया, इसको इस पे अटैच कर दिया, इसको इस पे, 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 इसको इस पे और इसको इस पे, इसको इस पे। मतलब सर इसमें तो कोई नेसेसरली कंडीशन ही नहीं है। आप अगर इसको नॉन डिक्रीजिंग बनाना चाहते हो तो जरूरी है ही नहीं भाई, यहां से पहले बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि 9 जो है वो 7 पे जाके ही अटैच हो रहा है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि 8 जो है वो 9 पे अटैच हो जाता, तो 9 को फिर ये नंबर्स पे अटैच हो सकता था। भाई इसमें तो बहुत सारे नंबर्स बीच में पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच में काफी सारे नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं जो इनसे ज्यादा है। उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 2-3 को जाके एक पे अटैच होना पड़ा। तो एक सिंगल नंबर जो ऐसा था उसको भैया उस पे अटैच होना ही पड़ेगा। हो सकता है एटलीस्ट 1 तो ऐसा था, बट इसके अंदर तो ऐसी कोई, क्योंकि इसने लगाया नेसेसरली, होना ही चाहिए भाई, इसके अंदर हो भी सकता है ना भी हो, भाई नेसेसिटी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है अपनी जरूरत थी कि 8 को 8 पे अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सभी पॉसिबिलिटी कंडीशंस को देख के आओ तो एक कंडीशन तो ऐसी बनेगी जहां 8 को 8 पे अटैच होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन डिक्रीजिंग है। कैसा है बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग है। क्लियर फंडा, क्लियर फंडा, क्लियर फंडा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये है बच्चों केस 1 जो ऐसा है वो है, बट नॉट नेसेसरली इन द केस 2। केस 1 में तो भैया जरूरत है अपनी, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जो आपके काम के हैं। चलिए द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब ये रेंज पूछ रहा है, लेकिन रेंज इसने दूसरे टाइप से दे रखी है कि भैया एफ ऑफ एक्स की आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स बराबर जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, ठीक है। ये बोल रहा है ये ना, ठीक है। चलिए अब यहां जो एफ ऑफ एक्स है आपको इसकी रेंज बतानी है। तो मुझे एक चीज दिख रही है, क्यों ना सर मैं इसको बहुत अच्छे मेथड से एक बार अप्लाई करके देखूं कि सर यहां जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और 2 से नीचे डिवाइड कर दूं, तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, ठीक है सर। तो सर यहां पर आ जाएगा ये जो है ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8, और यहां बन जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9, ये बन जाएगा सर। बिल्कुल बच्चों बन जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर +1 और -1 कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहां क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 - 1 लिख देता हूं इसको, ठीक है। अभी भी 8 ही लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, ठीक है। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ऐसे मेथड्स हम पढ़ते आए हैं। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां मैंने क्या लगाया कि अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख लूं 1/2 1 - 1 अपॉन, इसको लिख लूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 और प्लस का 7 लिख लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको एक रीजन पता लग जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों 1 - 1 अपॉन 2 कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 7। ये बात समझ में आई आप सभी को, ये बात समझ में आई आप सभी को कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसान चीज है, हम कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने देखा कि सर 2 टाइम्स
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसकी मिनिमम क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, तो ये पॉसिबल है x इज इक्वल टू -1 पे, हाँ है, x इज इक्वल टू -1 डोमेन में है, हाँ है। तो यहां पर जो है, क्योंकि यहां इसने बोला ना कि भैया x वेरीज ओवर ऑल रियल नंबर्स, x सारे रियल नंबर्स ले सकता है, अगर x सारे रियल नंबर्स ले सकता है तो यहां जो मिनिमम वैल्यू है इसकी, ये भैया इसकी 0 हो गई, ये 7 है, ये 7, और ये जो है इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हो कि सर ये 1/2 1 माइनस 1 अपॉन ये जो वैल्यू है ये सर 7 से लेके और इनफाइनाइट तक जा रही है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर एक बात बताओ, ये 1/2 1 माइनस, अगर मैं इसको रिवर्स देखूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 आ गया, और ये कहां तक जा रहा है 1/7 तक। हाँ सर, क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं। अब 1 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहां आ जाएगा सर 1 माइनस 0, ठीक है, ये 1 माइनस 0 मतलब 1, ठीक है, 1 माइनस 0 कॉमा कहां तक जाएगा 1 माइनस 1/7 तक जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर तुम देखो तो ये 1/2 और यहां आ जाएगा 1 माइनस 6/7 तक जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/7 तक जाएगा। मतलब सर जो f ऑफ x है वो 1/2 से 3/7 तक जाएगा, या आप ये कह लो कि 3/7 से f ऑफ x जो है वो 1/2 तक रहेगा। बिकॉज जब इधर जाएगी, जब ये रिवर्स होगा तो साइन चेंज हो जा रहा होगा, जब ये रिवर्स होगा तो साइन चेंज हो जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? रिवर्स होगा तो साइन चेंज हो जा रहा होगा, या आप ये वाली चीज हटा दो, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो एक्चुअली बात है कि साइन चेंज हो जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से देख लो कि भैया 1/2 3/7 से 1/2, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन सेज दैट, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो अब बच्चों यहां देखिए, सबसे पहले आपको इसे ग्राफिकल मेथड से ही करना है, और ग्राफिकल मेथड में अगर अपन देखें तो आपने जो है पहले ग्राफ बनाया यहां पर, ठीक है, ग्राफ बनाया आपने एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का जब बच्चों आप ग्राफ बनाने गए तो डैट इज वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, लेट सपोज इधर एक्स स्क्वायर है, इधर e टू द पावर x है, तो आप अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो यहां हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, लेकिन यहां पर अगर तुम e टू द पावर 2 रखते हो तो 2.71 की पावर 2, तो ये जो है ये इससे हमेशा बड़ा होगा। अगर तुम x इज इक्वल टू जैसे 5 रखते हो तो यहां पर आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 दैट इज 32, लेकिन ये जो है e टू दी पावर 5 दैट इज 2.71 की पावर 5 है, ये बहुत ज्यादा है इससे। तो जैसे ही तुम यहां पर पहुंची तो x इज इक्वल टू 10 पे तुम देखोगे तो 2 टू दी पावर 10 जो है वो तो 1024 आ गया, लेकिन अगर तुम e टू दी पावर 10 देखोगे तो 2.71 की पावर 10, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आप एक बार समझो कि एक्स स्क्वायर ग्राफ स्लोली बढ़ता है, और जबकि e टू दी पावर x है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। तो यहां पर अगर मैं आपको, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे कर देता है, बोलो सर ये देखो सर 3 सॉल्यूशन, जबकि आप ये बात देखो, और अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसे कर देंगे, देखो सर, जबकि आप एक बात देखो कि यहां से यहां तक जब चल रहा होगा तो एक बार तो कट करेगा, लेकिन ये जो है ये एक्सपोनेंशियल ही चला जाएगा, और ये जो है ये कम रह जाएगा, इसीलिए इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनता है दैट इज बनता है 1। और यहीं पे बच्चा जो है सबसे ज्यादा गलती करता है, उसे पता ही नहीं लगता आप लोगों को कि यार अगर मैं e टू दी पावर x में वैल्यूज डालूंगा तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी, और यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो जो है वो बहुत कम तरीके से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये था ISI 2019 का क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपसे ISI 2020 में एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और यही है PYQs की खासियत कि आपको PYQs करते हो तो आपको पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि अगर मैं यहां पर आपके पास, अगर मैं यहां पर आपके पास एक और ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहां पर आपके पास एक ग्राफ बनाता हूं, तो ये जो है अगर मैं यहां बात करूं साइन एक्स की बात करूं तो वो ऐसे ऐसे -1 to 1 में क्या करेगा, आपके पास स्ट्रगल कर रहा होगा, मतलब स्ट्रगलिंग कर रहा होगा -1 to 1 में।
लेकिन अगर आप जैसे e टू दी पावर x का ग्राफ देखने गए तो यहां पर ये बहुत सारी जगह काटता हुआ एकदम से ऐसे निकल जा रहा होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इस केस के अंदर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इस केस के अंदर वो इनफाइनाइट के बराबर आ रहे होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ रहे होंगे? इनफाइनाइट के बराबर। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ रहे होंगे? इनफाइनाइट के बराबर। तो ये जो चीजें है ना, ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि यार कहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम टाइप के हैं और आपके लिए जरूरी है। क्लियर बात? क्लियर? समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई क्या? चलिए अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में आपके लिए यहां पर आईएसआई 2019 में है। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये बच्चे को थोड़ा सा डरावना टाइप का लगता है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पर बात करते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर x नॉट इक्वल टू -1, x -1 के बराबर नहीं है, f ऑफ x जो है वो x अपॉन x प्लस 1 के बराबर है। राइट? f1x जो है वो f ऑफ x के बराबर है। एंड फॉर n इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो है ये बच्चों क्या है? ये एक फंक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है कि f ऑफ nx जो है वो f ऑफ n माइनस 1 ऑफ x के बराबर है। f ऑफ 1 ऑफ -2, f ऑफ 2 ऑफ -2 से लेके f ऑफ n -2 मस्ट इक्वल, ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें देखी? आपने देखा कि सर f ऑफ x जो है वो x अपॉन 1 प्लस x के बराबर है। हाँ सर, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि f ऑफ x जो है वो x अपॉन 1 प्लस x के बराबर। यहां से बोला जा रहा है कि f1x जो है वो f ऑफ x के बराबर है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए जो बात की गई वो की गई कि f ऑफ n ऑफ x ये जो है ये f ऑफ n माइनस 1 ऑफ x के बराबर। तो यहां से अगर मैंने देखा कि सर अगर मैं f ऑफ 2x लिखता हूं तो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, तो आ जाएगा f ऑफ f1x। मतलब सर यहां पर f1x की वैल्यू है x अपॉन x प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा x अपॉन 1 प्लस x अपॉन यहां आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस x और यहां आ जाएगा प्लस 1। तो यहां से देखिए आपके पास x प्लस 1 तो x प्लस 1 से कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए जरा क्या करेंगे इसके बाद। इसके बाद देखिए कि अगर मुझे f ऑफ 3x लिखना है तो यहां लिखूंगा मैं f ऑफ 2x, ये लिखूंगा। ठीक है? f ऑफ 2x। तो यहां से जो है f ऑफ 2x जो है वो f ऑफ x के अंदर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1 और यहां आ जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस का 1। तो यहां से जो है 2x प्लस 1 कटेगा और 2x प्लस 1 प्लस x जो हो जाएगा वो 3x प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलर जब आप f ऑफ 4x निकाल रहे होंगे तो ये जो है f ऑफ 3x के बराबर आएगा, और यहां से जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 4x प्लस 1। तो यहां से आपने एक चीज देखी कि सर अगर मैं सिमिलर वे में चलता हूं तो f ऑफ nx जो है वो क्या आ जाएगा? x अपॉन nx प्लस का 1। f ऑफ nx जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन nx प्लस का 1। ये वाली बात भी सही है सर। तो यहां से जब आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला तो किसके लिए बोला? f ऑफ 1 ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 ऑफ -2 इंटू f ऑफ 3 ऑफ -2 एंड सो ऑन। यहां आ जाएगा f ऑफ n ऑफ, यहां आ जाएगा -2। ये वैल्यू आपको यहां पर डालनी है। ठीक है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मजेदार सा। तो f ऑफ 1 ऑफ x में डालेंगे तो यहां आ जाएगा -2 अपॉन -2 प्लस 1, यहां आ जाएगा -2 अपॉन 2 इंटू -2 प्लस का 1, यहां आ जाएगा -2 अपॉन 3 इंटू -2 प्लस का 1 एंड सो ऑन -2 अपॉन n इंटू -2 प्लस का 1। बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखिए आपके पास यहां आ जाएगा -2 अपॉन -1, यहां आ जाएगा -2 अपॉन -3, यहां आ जाएगा -2 अपॉन -5 एंड सो ऑन यहां आ जाएगा -2 अपॉन -2n प्लस। अब मैं माइनस को ऊपर नीचे से उड़ाऊंगा तो यहां आ जाएगा 2 अपॉन 1, यहां आ जाएगा 2 अपॉन 3, यहां आ जाएगा 2 अपॉन 5 एंड सो ऑन यहां आ जाएगा 2 अपॉन 2n। तो जब आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 2 टू दी पावर n और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n।
तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ रहा होगा 2 to the power n अपॉन 1 into 3 into so on 5 into 2n minus 1। क्लियर है बंडा? बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई सभी को ये वाली बात? तो यहां से जो है ये आईएसआई 2019 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके पास आ गया है। बात क्लियर है? चलिए अब भैया एक जो है एक मेरे पास एक तुरुप का इक्का है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार इसको जो है आप सब लोग जो है आराम से पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो है वो 1 to 5 है, v जो है वो 1 to 10 है। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने f, g ऑफ फंक्शंस के कि f और g के कितने फंक्शंस होंगे, कि टोटल फंक्शंस बताने आपको, तो कि और मतलब भाई f के जितने फंक्शन होंगे उसी टाइप से g के फंक्शन भी होंगे। ठीक है, तो f जो है वो a to b में है, g जो है वो b to a में है, और g ऑफ f ऑफ a जो है वो a के बराबर है सभी, ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए। तो यहां से एक बात समझना आपके लिए, सबसे बेसिक सी बात चलते हैं कि a जो दे रखा है, लेट सपोज एक सेट है 1 2 3 4 5, b जो है एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और a जो है एक वापस से एक सेट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि a टू b में तो f डिफाइन है, b टू a में जो है वो g डिफाइन है। अब ये कह रहा है कि g ऑफ f ऑफ a, बड़े ध्यान से समझना, a के बराबर है। अब यहां ये कह रहा है कि आप जो f के अंदर जो भी इनपुट डालोगे, देखो सारे a जो है वो a सेट से बिलोंग करते हैं, तो f के अंदर आपने एक बात समझो कि f जो डिफाइन है वो g टू b में डिफाइन, a टू b में डिफाइन है। तो आप जो g ऑफ f ऑफ x है, यहां ध्यान समझना, g ऑफ f ऑफ x, बात समझना कि आप जो x के अंदर इनपुट डाल रहे हो, तो आपके लिए सबसे बहुत बेसिक सी 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी आपको, कि डोमेन ऑफ g जो है, डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x बराबर आ जाएगा रेंज ऑफ g f ऑफ x। भैया f ऑफ x जो आउटपुट देगा वही तो g ऑफ x के अंदर जाएगा, g ऑफ f ऑफ x के लिए। हाँ सर, ये वाली बात भी कही। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर अगर मैं f ऑफ x के आउटपुट देखूं तो ये 1 2 3 4 5 है, वो किन्हीं इन 10 एलिमेंट में से जाके कनेक्ट हो रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो 10 में से कोई 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, कोई भी 5, उन पे ये जो है ये जाके कनेक्ट हो जा रहा है। लेट सपोज मैंने यहां पर एक x1, एक x2, एक x3, एक x4, एक x5, ये 5 एलिमेंट वो हैं जो, इनको इधर लिखते हैं, ये 5 एलिमेंट जो हैं वो जो आपके पास, लेट सपोज इन 10 में से कोई 5 एलिमेंट है, x1, x2, x3, x4, x5, ये जो पांचों हैं ये आप ये समझो कि इन पे x1 3 पे चला गया, ये x, हाँ ये पांचों एलिमेंट इन 5 पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 5 जो एलिमेंट है वो इन पे जाके भी कनेक्ट होंगे। तो लेट सपोज आप एक बड़े ध्यान से समझना कि अगर आप बड़े ध्यान से समझना कि अगर आप g ऑफ f ऑफ 1 डालते हो, आपने f ऑफ 1 डाला तो ये आएगा 1, g ऑफ f ऑफ 2 डालते हो तो ये आएगा 2, g ऑफ, क्योंकि ये बोला ना g ऑफ f ऑफ a बराबर a है, और a जो है वो a से बिलोंग करता है, तो g ऑफ f ऑफ 3 जो है वो आएगा 3, g ऑफ f ऑफ 4 जो आएगा वो आएगा 4, और g ऑफ f ऑफ 5 जो आएगा वो आएगा 5। तो आप एक बात समझो कि अगर f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 10 में से कुछ भी हो, लेकिन जब वो g के अंदर जाएगा तो आउटपुट 1 ही आना चाहिए। मतलब ये x1 इन 10 में से कुछ भी हो, लेकिन ये जाके कनेक्ट होगा 1 पे, ये x2 जो है कुछ भी हो जाके कनेक्ट होगा 2 पे। अब x3 को हमने किससे कनेक्ट किया है, 4 से, तो ये x3 जाके कनेक्ट होगा 4 से, x4 जाके 3 पे, और x5 जाके 5। ये बात समझना आप, और यही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को कई बार नहीं समझ में आती है। यह क्वेश्चन बहुत सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि 1 को आप इन 10 में से किसी में कनेक्ट करो, लेकिन जो वो जिस एलिमेंट से कनेक्ट होगा वो वापस से जाके 1 पे ही कनेक्ट होगा। तब नंबर ऑफ फंक्शंस बताते हैं। अब नंबर ऑफ फंक्शंस पे बात करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस पे। तो यहां से एक बात समझना, पहले जो है आपको f को कनेक्ट करना है b पे,
तो ये 5 एलिमेंट है, पांचों के पांचों जाके इस पे कनेक्ट होंगे। अब बच्चा ये कह रहा है कि लेट सपोज अब बच्चा ये समझ कह रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शन जो मुझे पता करना है। अब ये जो 5 एलिमेंट है, पांच एलिमेंट, तो 10C5 से मैंने 5 एलिमेंट चूज कर लिए बस। अब ये जो है, ध्यान से एक बात समझना, अब 1 x1 पे 2 x2 पे 3 जो है, x4 पे 4 जो है, x3 पे 5 जो है, x5 कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 और 2 जाके x1 पे अटैच हो जाए। मैंने कहा देख, अगर बात ध्यान समझना 1 और 2 जाके अगर 1 और 2 जाके अगर 1 और 2 जाके g ऑफ f ऑफ 1 और g ऑफ f ऑफ 2, अब आप ये कह रहे हो कि लेट सपोज ये g ऑफ x1 ही आ जाए और ये भी g ऑफ x1 ही आ जाए। भाई ऐसा तो हो सकता है ये दो पे जाके कनेक्ट हो जाए, लेकिन जो है आपको एक बात पता है कि ये तो सर 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो क्या दो एलिमेंट एक भी पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो सर, यहां तो 2 आएगा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर g ऑफ f ऑफ 1 तो g ऑफ x1 के बराबर है, और लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये दो एलिमेंट किसी x1 पे जाके कनेक्ट हुए, तो क्या x1 जाके दो एलिमेंट पे कनेक्ट होगा क्या 1 और 2 पे? तो वो तो सर फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज रॉन्ग। भाई डेफिनेशन ही गलत हो गई सर इसकी तो। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट दो पे जाके कनेक्ट नहीं हो सकता। भाई दो एलिमेंट तो एक पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट दो पे जाके कनेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जो एक के जो एलिमेंट रहेंगे वो एक एक ही अटैच होंगे। मतलब ये जो है ये 1 1 ही रहेगा। ये कैसा रहेगा सर? 1 1 ही रहेगा। मतलब सर अगर मुझे पांचों एलिमेंट कनेक्ट करने हैं तो 5 फैक्टोरियल से ही कनेक्ट हो पाएंगे। अब ये 10 में से 5 एलिमेंट आपने कनेक्ट कर लिए, अब ये 5 जो है अपनी डेस्टिनेशन पे तो एक ही तरीके से हो सकते हैं। भाई अगर 1 यहां पे आके अटैच हुआ तो भैया 1 पे ही जाके अटैच होगा, क्योंकि वो तो सर ये ये डेफिनेशन तो फिक्स है। तो ये वाली बात भी समझ आ गई। अब यहां से देखा कि सर इन 5 एलिमेंट का तो जुगाड़ कर दिया 10 में से, लेकिन सर जो 5 एलिमेंट बचेंगे वो भी तो जाके कनेक्ट होंगे। तो 5 एलिमेंट किससे कनेक्ट होंगे? 5, भाई इसके पास चॉइस कितनी कि वो किससे जुड़े? पांचों में से किसी से जुड़ जाए। इसके बाद भाई लेट सपोज इनमें से 5 एलिमेंट बचे, तो पांचों के पास 5 चॉइस है, तो 5 की पावर 5 से अरेंज हो सकता है। तो इतने ही नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। तो यहां से लिख लो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 5 की पावर 5। ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 की पावर 5। इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है फंडा? क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईटीएफ से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज याद रखना बस, मेंस लेवल। ये क्या कह रहा है आपसे कि साइन tan इनवर्स x बराबर कॉट साइन इनवर्स √13 अपॉन 70। ठीक है, अब आपने दोनों साइड यहां tan इनवर्स x को थीटा माना, तो ये जो x है ये tan थीटा के बराबर आ गया। तो यहां से आपने क्या किया? tan थीटा x और ये 1, तो ये आ जाएगा √x² + 1। तो यहां से जो है साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन √x² + 1। ठीक है, तो यहां से जो है ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन √x² + 1। अब यहां देखिए, अब यहां देखा आपने तो साइन जो है वो √13 अपॉन √17 और यहां आ जाएगा 2। तो यहां से जब तुम करोगे कॉट इनवर्स जो है वो आ जाएगा 2 अपॉन √13 के बराबर। तो जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा x अपॉन √x² + 1 बराबर 2 अपॉन √13। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x² अपॉन x² + 1 बराबर 4 अपॉन 13। तो जब ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13x² बराबर 4x² प्लस का 4। तो यहां से आ जाएगा 9x² बराबर 4, तो x² बराबर आ जाएगा 4/9, तो x बराबर आ जाएगा ±2/3। तो ऑप्शन देख लेते कौन सा मैच कर रहा है? 2/3 मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर फंडा? क्लियर फंडा? सही है। चलिए अब एक और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, यहां पर आप क्वेश्चन समझिएगा।
For any real number x, let tan inverse x denote the unique real number theta in pi minus pi by 2 से pi by 2। मतलब ये कह रहा है कि tan inverse x जो है वो आपके पास मतलब डिनोट करता है एक यूनिक रियल नंबर को, थीटा को। आपको पता है tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है भैया? tan इनवर्स x का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चलता है। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ आ गई। अब tan थीटा बराबर x है, आपको तो ये पता करना है। सबसे पहले आपने देखा कि सर मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं, 1 प्लस एम प्लस एम। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, m प्लस 1 माइनस एम कर दें, और यहां पर देखिए तो 1 प्लस एम इंटू एम प्लस 1 करते हैं। तो सर ये तो जो है वो क्या बन गया, tan इनवर्स m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स। ठीक है, अब इसी पे लगा दें हम समेशन m इज इक्वल टू 1 टू n, यहां पर लगा दें, और यहां पर लगा दें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये लगा दें। तो अब जब तुम इसे सॉल्व करने जाओगे तो बेसिक सी बात है कि सर ये जो टेलीस्कोपिक बनेगी तो यहां आ जाएगा सर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस आ जाएगा सर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस आ जाएगा सर tan इनवर्स 4 माइनस आ जाएगा tan इनवर्स 3 सो ऑन यहां आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स। तो ये देखिए ये जो है ये सारे कट गए। तो बचेगा क्या आपके पास, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4। जब तुम लिमिट रखोगे तो यहां आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। भाई tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाई 2, तो यहां आ जाएगा पाई बाई 4। तो इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये वाली बात समझ में आई आपको? ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई क्या भैया, आ गई क्या? तो ये दो क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क में करने। और देखो अगर मैं ट्रिगो की बात करूं या अगर लिमिट की बात करूं तो या अगर मैं बात करूं आपसे फंक्शन की, तो इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे अब आप लिमिट का लेक्चर देखोगे आगे तो उसके क्वेश्चन आपको भरमार मिलने वाले। लिमिट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कदे कोई कमी नहीं है। लिमिट अच्छे से पढ़ना, ट्रिगो अच्छे से पढ़ना, रिलेशन फंक्शन मतलब कैलकुलेशन कैलकुलस वाला जो पोर्शन है ट्रिगो को छोड़कर बहुत पूछा जाता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए ठीक है, ये अच्छे से करिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में। थैंक यू।